Hello, my friend. Today we are talking about our education system, how developed our education in modern history. Firstly, we are talk about कि before Britishers रिलीजन साइड से लॉ का प्रैक्टिस होता था और लिटरेरी और मैथ और फिलोसफी इन कुछ चीज़ों का पहले पढ़ाई होता था, लेकिन जैसे जैसे अंग्रेज़ों का दौर आया, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का दौर आया, वहाँ पे प्राइमरी सेक्टर में पाठशाला और मकतब्स मुस्लिम में देखने को मिलता है और हिंदू में पाठशाला नामक सेंटर्स को का देखने को मिलता है। ये जो था वो बड़े ही फ्लेक्सिबल था, निम्बल था, जो एक पेड़ के नीचे सारे स्टूडेंट पढ़ते थे और गुरु शिक्षा अपना देते थे। इसमें कोई भी पार्टीशन नहीं था, कोई अटेंडेंस नहीं था, वोकेशन के लिए डिपेंड ऑन क्रॉप्स पे था कि फसल जैसे कटेगा वैसे छुट्टी हो जाएगी। फीस एकदम नॉमिनल था, फिक्स्ड एकदम नहीं था, अटेंडेंस की कोई चिंता नहीं थी। और यहाँ जो कुछ बड़े स्टूडेंट छोटे स्टूडेंट में कुछ ग्रुपों में बांट दिया जाता था। आगे हम देखते हैं हायर एजुकेशन के बारे में, तो चतुष्पथ या टोल बिहार और वेस्ट बंगाल में ये सेंटर हायर एजुकेशन के लिए देखने को मिलता है, जो कि काशी, तिरहुट मिथिला में, नादिया वेस्ट बंगाल में, उत्कल उड़ीसा में, और जैसे संस्कृत सेंटर्स हमें चतुष्पाठी का देखने को मिलता है। अगर मदरसा की बात की जाए तो अजीमाबाद पटना में पर्शियन लैंग्वेज को सिखाने की यहाँ पे हायर एजुकेशन दी जाती थी। अगर आगे हम ब्रिटिशर्स में देखें और हमारे इंडियन में देखें तो पहले जो 1813 के चार्टर एक्ट से पहले जो भी आया था उनको हम ओरिएंटल फिलोसफी के नाम से जानते हैं, जो कि ये वर्ड यूज्ड बाय ब्रिटिशर्स हुआ था फॉर साउथ इंडियन एशिया के लिए, जैसे कि हम लोगों इंडियन एंड चाइनाज लोगों के लिए ये वर्ड यूज हुआ था। अगर हम देखें तो 1781 में कलकत्ता मदरसा की स्थापना वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा की गई थी। इसकी हम बात करें कि क्यों हुई थी, तो हमने देखा कि पहले डुअल सिस्टम था जिसमें निजामत और निजामत पैसा का और वजीर सिस्टम पैसा और निजामत राजा रानियों का जो चर्चा था वो अब वॉरेन हेस्टिंग्स के ही हाथ में आ गया था। इसलिए इन्होंने देखा कि खासकर मुस्लिम लोगों में लॉ एंड ऑर्डर की बहुत ही समस्या है, इसलिए मदरसा को खोला जाना चाहिए और लॉज एंड ऑर्डर को अच्छे से लोगों में जानकारी इसको बढ़ाना चाहिए। फिर आगे हम देखते हैं कि विलियम जोन्स जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज थे, इन्होंने कोलब्रुक एंड हालहैंड से मिलकर एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में किया था। फिर हम आगे देखेंगे कि 1791 में जोनाथन डंकन ने संस्कृत कॉलेज बनारस में खोला था। उसके बाद इसी के आसपास 1793 में एक हमें आता है बात ब्रिटिश पॉलिटिशियन के द्वारा कि चार्ल्स ग्रांट कहते हैं कि इंग्लिश एजुकेशन को क्यों बढ़ावा नहीं दिया जा रहा है, इंग्लिश एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, वर्नाक्यूलर लैंग्वेज को नहीं। और 1800 में फिर हम देखते हैं कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना रिचर्ड वेलेजिल द्वारा किया गया था, जो कि कलकत्ता में हुआ था। और ये जो फोर्ट विलियम कॉलेज का स्थापना हुआ था वो एक जैसे लबाशना के जैसे सिविल सर्विस के ट्रेनिंग के लिए किया गया था, लेकिन ये बात आगे एबोलिश हो गया था और ये केवल लिटरेरी एजुकेशन के लिए फेमस हो गया। 1800 के आसपास में हम लोग देखते हैं प्रिंटिंग प्रेस की भी बहुत सारी और चर्चाएं मिलती है। प्रिंटिंग प्रेस एकदम उफान पे चल जाता है। फिर चार्टर एक्ट 1813 जब आता है, यहाँ से एकदम कियोश का दौर आ जाता है। यहाँ पे 1 लाख एजुकेशन पे खर्च करने की बात की गई थी। क्रिश्चियन मिशनरी को बढ़ावा देने की बात की गई थी। कल्चरल कन्क्वेस्ट यहाँ से शुरू होता है कि इंडियन फिलोसफी को महत्व दिया जाए या क्रिश्चियन मिशनरी को महत्व दिया जाए। अगर क्रिश्चियन मिशनरी की बात की जाए तो ये पहली क्रिश्चियन मिशनरी सेरामपुर कलकत्ता में स्थापना हुआ था, सपोर्टेड बाय ब्रिटिश। इस फिलोसफी को हम लोग कहते हैं इवांगेलिकलिज्म फिलोसफी। अगर हम आगे देखें केओस पीरियड का तो 1813 में हमने एक्ट के बारे में चर्चा किया था। उसके बाद देखेंगे थोड़ा आगे 1815 में तो राजा राम मोहन राय और डेविड हरे ने हिंदू कॉलेज के स्थापना कलकत्ता में किए थे। फिर आगे देखें 1819 में तो कलकत्ता फीमेल जुवेनाइल सोसाइटी की स्थापना होती है। फिर जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1813 में एक कमेटी बैठाई जाती है बाय कंपनी
जो भी थे गवर्नर जनरल। फिर यहाँ पे देखते हैं कि संस्कृत कॉलेज की स्थापना होती है कलकत्ता में, जिसका पोजीशन था, जिसको अपोजिशन किए थे राजा राम मोहन राय। इन्होंने कहा कि ब्रिटिशर्स को इंग्लिश एजुकेशन और टेक्नोलॉजी की शिक्षा देनी चाहिए, लेकिन इन्होंने संस्कृत कॉलेज की स्थापना किए। फिर ओरिएंटल कॉलेज आगरा में, दिल्ली में और बहुत सारे टोल मदरसा का स्थापना हमें देखने को मिलता है। जेम्स प्रिंसेप द्वारा ब्राह्मी एंड खरोष्टी लिपि को खोजने का भी चर्चा यहीं के आसपास मिलता है। फिर आगे देखते हैं कि 1835 में मैकॉले मिनट्स के नाम के एक मीटिंग होती है, जो कि मैकॉले उस समय के जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन के प्रेसिडेंट थे। वहाँ पे हम लोग देखेंगे कि यूरोपियन लिटरेचर प्लस साइंस इन इंग्लिश में प्रमोट करने की बात की जाती है, और यहीं से 1835 से ही एंजेलिकल फिलॉसफी हमें देखने को मिलती है। यहाँ से अगर हम इससे थोड़ा पहले देखें तो जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन का जो कमेटी से जो भी रिजल्ट आया, उन्होंने कहा कि कुछ लोगों के द्वारा कि ओरिएंटलिस्ट फिलॉसफी अच्छी है, तो कुछ लोगों ने कहा कि एंजेलिस्टिक फिलॉसफी अच्छी है। फिर हम आगे देखेंगे कि यहाँ पे एक क्रिटिसिज्म ऑफ ओरिएंटलिस्ट विजन की कहा जाए कि क्रिटिसिज्म क्यों किया गया, तो नॉलेज ऑफ ईस्ट का था वो फुल ऑफ एरर्स था, कोई भी फिक्स नहीं था। ऑन साइंटिफिक थॉट यहाँ पे बहुत सारे देखने को मिलता है। ईस्टर्न लिटरेचर नॉन सीरियस एंड लाइट हार्टेड, यहाँ लिटरेचर एकदम मतलब बेबुनियाद देखने को मिलता है, इसलिए इनका क्रिटिसिज्म किया गया। फिर जेम्स मिल नाम के फिलोसोफर ने 1817 में द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नाम के बुक लिखे। इन्होंने साइंस पे महत्व देने को बोला, टेक्नोलॉजी पे एंड वेस्टर्न थॉट पे बात करने को कहा। अगर हम डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी की बात करें तो ये मैकॉले और बेंटिक द्वारा 1835 के आसपास के जो मीटिंग हुआ था उसके बाद कहे थे। इसमें कहा था कि सबसे ऊपर जो होते हैं वो होते हैं एलिट क्लास, उसके नीचे सारे पुअर्स या मिडिल क्लास होते हैं। तो हम क्यों ना मासेज एजुकेशन के जगह पर इंग्लिश एंड साइंस एजुकेशन को केवल एलिट क्लास को एजुकेशन दिया जाए, फिर उसके बाद डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन हो के नीचे तक आ जाए। ये सब करने से एलिट क्लास हमारे लॉयल हो जाएंगे, ये प्रोटेक्टिव लेयर हम लोगों पे आ जाएगा, ज़्यादा खतरा नहीं बन पाएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे मैकॉलियन सिस्टम के बारे में, जो कि डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी की बात कहे थे। इन्होंने कहा कि मासेस को एजुकेशन देने की ज़रूरत नहीं है, एलिट अपर स्ट्रेटा को एजुकेशन दिया जाना चाहिए। इंग्लिश कोर्ट लैंग्वेज होना चाहिए, पर्शियन कोर्ट लैंग्वेज एकदम खारिज होना चाहिए, और प्रिंटिंग ऑफ इंग्लिश बुक्स एकदम ज़्यादा होने चाहिए, जिस कारण इन बुक्स की प्राइस लो हो जाएगी। 1849 में JED बेथ्यून स्कूल्स, जो कि फीमेल एजुकेशन के लिए बहुत ही प्रसिद्ध स्कूल मानी जाती है, उन्होंने स्थापना किए थे। एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूशन एट पूसा बिहार में हुआ था, और इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एट रुड़की में इनकी स्थापना हुई थी, इस्टेब्लिशमेंट हुआ था अंडर लॉर्ड हडिंगे। 1844 to 48 प्रेफरेंस फॉर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात कही गई। जेम्स थॉम्सन और लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस 1843 से 53 में इन्होंने स्कीम एक निकाली थी कि विलेज एजुकेशन वाया वर्निकुलर लैंग्वेज में होनी चाहिए। ये जेम्स थॉम्सन ने कही थी। आगे हम बहुत बड़े एक एजुकेशन रिफॉर्म की बात करेंगे, वुड डिस्पैच, जो कि 1854 में हुआ था। इसको हम मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन कह सकते हैं। इसके द्वारा वेस्टर्न एजुकेशन को बढ़ावा देने की बात की गई थी, और एजुकेशन सिस्टम को एकदम सिस्टमेटिक ढंग से बांटने की भी बात की गई थी। इन्होंने वुड डिस्पैच ने कहा कि डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी गलत है, इसकी जगह पे हमें मासेज पर ध्यान देने चाहिए। विलेज में प्राइमरी स्कूल में वर्नाक्यूलर लैंग्वेज एकदम कंपलसरी होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट में एंग्लो वर्नाक्यूलर हाई स्कूल होनी चाहिए, फिर कॉलेजेस में आगे जाकर एंग्लो होना लाजमी है, अच्छी बात है। प्रेसिडेंसीज में बात की जाए तो यूनिवर्सिटी की इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, फिर यहाँ पे एंग्लो एजुकेशन दिया जाए, लाइक लंदन यूनिवर्सिटी, नॉट लोकल यूनिवर्सिटी, प्लस प्राइवेट बॉडीज़ को ग्रांट्स दिया जाए कि वो भी एजुकेशन में आगे बढ़े, और वोकेशनल ट्रेनिंग टेक्नोलॉजी का देना चाहिए, फीमेल एजुकेशन को बढ़ावा देना चाहिए, और टीचर ट्रेनिंग
is a very important sector. Department of Public Infrastructure Development by wood dispatch. This information is most important for wood dispatch in education. Next we will talk about wood dispatch and हंटर कमीशन इन 1882. हंटर कमीशन ने कहा कि 1882 में पंजाब यूनिवर्सिटी का इसी के दौरान वहाँ इस्टेब्लिशमेंट हुआ. फिर 1887 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का भी इस्टेब्लिशमेंट वहीं हुआ. एक्चुअली हंटर कमीशन में कुछ बात कही गई. स्टेट रोल को प्राइमरी एजुकेशन में बढ़ाया जाना चाहिए और स्टेट का ही रोल होगा सेकेंडरी को भी बढ़ाने में. लोकल को कंट्रोल करना स्टेट का जिम्मेदारी होगी हंटर कमीशन के द्वारा. सेकेंडरी में लिटरेरी एकदम कंपलसरी होना चाहिए, वोकेशनल भी होना चाहिए. प्राइवेट इक्वल टू गवर्नमेंट होना चाहिए, ये नहीं भेदभाव होगा. प्राइवेट जितना पढ़ाएंगे जितना उनका वैल्यू होगा उतना ही गवर्नमेंट का ही वैल्यू होगा. अगर हम फीमेल एजुकेशन की बात कहें तो हंटर कमीशन ने फीमेल एजुकेशन को बढ़ावा दिया गया. और 1902 में अगर हम कर्जन के कुछ एजुकेशन फिलॉसफी की बात की जाए तो इन्होंने यूनिवर्सिटी कमीशन बैठाया थॉमस रिले द्वारा, जिन्होंने में कुछ इंडियंस भी थे जो कि थे सैयद हुसैन बिलग्रामी एंड गुरुदास बनर्जी. इन्होंने यूनिवर्सिटी कमीशन के द्वारा रिपोर्ट दी है, जिस कारण हमें 1904 में यूनिवर्सिटी एक्ट देखने को मिलता है. यहाँ पे नॉमिनेटेड मेंबर को बढ़ाया गया जो कि गवर्नर के द्वारा नॉमिनेट किया गया था. और लोकल लोगों का ज़्यादा बढ़ावा नहीं था. 50 से 100 लोगों ही पढ़ सकते हैं जिनका पीरियड 6 साल था. गवर्नर का वीटो लगा सकते हैं सीनेट पे. अगर कोई और यूनिवर्सिटी में कोई ख़राब सिचुएशन देखने को मिलता है तो एफिलिएशन कंट्रोल, यानी कि कोई भी बच्चा कैंटीन में बम नहीं बना सकता है, कोई भी अंग्रेज़ों के खिलाफ स्ट्रेटजी डिस्कस नहीं कर सकता है. वहाँ पे एफिलिएशन रद्द किया जा सकता है बाय गवर्नर. तो गवर्नर जनरल इन काउंसिल ने ये भी निर्धारित किया था यूनिवर्सिटी एक्ट के द्वारा कि टेरिटोरियल लिमिट होनी चाहिए. बॉम्बे प्रेसिडेंसी में इतना ही एरिया के बच्चे पढ़ सकते हैं और बंगाल प्रेसिडेंसी में इतना ही एरिया के बच्चे पढ़ सकते हैं. आगे हम देखें तो 1913 में रिजोल्यूशन आता है जो कि स्टेट ऑफ बड़ौदा के कहने पे आता है. वहाँ पे एक डिमांड रखी गई थी कि प्राइमरी एजुकेशन कंपलसरी एंड फ्री होनी चाहिए. इसके बाद 1913 में रेजोल्यूशन आता है. ये था प्रोविंसेस में इन प्रोविंस में कि कंपलसरी एजुकेशन लिटरेसी तक तो होनी ही चाहिए. और यहाँ पे बॉम्बे ने मान लिया था कि हाँ हम अपने स्टेट को कंपलसरी एजुकेशन लिटरेसी तक देंगे. इसमें ही कहा गया था कि हॉस्टल को रेसिडेंशियल एंड टीचिंग यूनिवर्सिटीज़ भी होने चाहिए. प्रोविंशियल गवर्नमेंट को कुछ सहायता देनी चाहिए, जिसमें बॉम्बे आगे आया था. माइकल सैंडलर कमीशन जो 1917 में आया था उनको हम देखते हैं. इन्होंने एकदम करंट सिचुएशन इंडिया जैसे सिचुएशन को डिस्कस किया, जैसे कि 12 साल का एजुकेशन होगा, पहला 10 साल मैट्रिक एंड 2 साल इंटर, फिर उसके बाद 3 साल का डिग्री कोर्स ग्रेजुएशन होगा. इन्होंने टेक्नोलॉजी कॉलेज को बढ़ावा दिया और बढ़ाने की बात की. ऑटोनोमस रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी मतलब कॉलेज या यूनिवर्सिटी के अंदर ही रेसिडेंट होगा स्टूडेंट्स का, जैसे कि हमें आज के समय आईआईटी जैसे इंस्टीट्यूशन में देखने को मिलता है. कलकत्ता यूनिवर्सिटी में रिफॉर्म किया गया. वहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन अलग अलग सब्जेक्ट के डिपार्टमेंट बनाया गया, अलग अलग एडमिनिस्ट्रेशन के वो डिपार्टमेंट बनाया गया अलग अलग यूनिवर्सिटी में, पूरे देश के लगभग यूनिवर्सिटी में. इनके द्वारा बोर्ड ऑफ वुमेन एजुकेशन की गठन किया गया. फिर फीमेल प्रोविज़न को बढ़ावा दिया गया, फीमेल एजुकेशन को बढ़ावा दिया गया. टीचर को ट्रेनिंग देने की बात कही गई और टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन देने की बात की गई. अगर हम आगे देखें तो इनमें माइकल सैंडलर कमीशन में 2 इंडियन नाम की बात आता है, आशुतोष एंड जिया. उसके बाद हम आगे देखेंगे कि 1916 के बाद 21 के बीच यूनिवर्सिटीज़ का एकदम बूम देखने को मिलता है बाय माइकल सैंडलर कमीशन. यहाँ पटना यूनिवर्सिटी, मैसूर यूनिवर्सिटी, बनारस यूनिवर्सिटी, ढाका यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी, उस्मानिया यूनिवर्सिटी जो कि हैदराबाद में, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इन सारे यूनिवर्सिटीज़ का गठन होता है, इस्टेब्लिशमेंट होता है. फिर बहुत सारे स्टूडेंट इसमें पढ़ने लगते हैं और भी इंडियंस के द्वारा और ब्रिटिशर्स के मिलकर और भी यूनिवर्सिटीज़ खोल दी जाती है, जैसे कि जी के कर्वे के द्वारा वुमेन यूनिवर्सिटी स्पेशली
इंडियन वुमेन यूनिवर्सिटी 1960s में एट पूना में खोला जाता है। रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा विश्व भारती इंस्टीट्यूशन खोला जाता है 1921 में, जो कि शांति निकेतन कलकत्ता के पास वाले गांव में खोला गया था। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस 1911 में बेंगलोर में खोला गया था। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट 1914 में देहरादून में खोला गया था। इंडियन स्कूल ऑफ माइंस 1916 में धनबाद में खोला गया था। इन सब यूनिवर्सिटीज़ का इस्टेब्लिशमेंट हुआ। फिर हम आगे देखेंगे 1929 में हर्टोग कमेटी, जिसका फुल नेम था फिलिप जोसेफ हर्टोग। इन्होंने क्वालिटी की जांच करने के बाद इन्होंने आगे देखा कि यहाँ पे जो प्राइमरी एजुकेशन है ना, वो एकदम एक्सपेंड कर चुका था, एकदम नेक्स्ट लेवल तक एजुकेशन का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था। और इन्होंने ये भी बात कहा है कि मैट्रिक का जो पासिंग सर्टिफिकेट था वो बहुत लोगों ने पासिंग किए और बहुत लोगों ने एजुकेशन प्राप्त किए। सेलेक्टिव एडमिशन होनी चाहिए, इन्होंने ये राय रखी एंट्रेंस एग्ज़ाम के जरिए इन यूनिवर्सिटी में। अगर हम बात करें अपने इंडियन नेशनल एजुकेशन, नेशनलिस्ट एजुकेशन के बारे में, तो इनमें 3 नाम बहुत ही गौर से ध्यान रखने की बात होती है, जैसे कि अरविंदो घोष पहले हैं, दूसरा रविन्द्रनाथ टैगोर एंड तीसरा हमारे प्यारे गांधी जी। अरविंदो घोष की बात कहें तो 1906 में इन्होंने नेशनल एजुकेशन में बहुत बड़े रोल निभाए थे। और रविन्द्रनाथ टैगोर की बात की जाए तो शांति निकेतन जैसे सेंटर्स की स्थापना किए थे कोलकाता के पास। इन्होंने कहा कि चाइल्डहुड इज़ अबाउट क्रिएटिविटी की बात हमें घर घर तक पहुंचानी चाहिए। साइंस को भी बढ़ावा दिए थे। इन्होंने कहा कि बैलेंस इन इंडियन एंड वेस्टर्न एजुकेशन होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि केवल इंडियन एजुकेशन ही होनी आवश्यक है। इनके खिलाफ थे गांधी जी कि ऐसा नहीं है, हमें केवल इंडियन एजुकेशन पे ही बात की जानी चाहिए। वेस्टर्न थॉट एकदम बेकार है। ओरल एजुकेशन पे ध्यान दिया जाना चाहिए, वर्नाक्यूलर पे ध्यान दिया जाना चाहिए। एजुकेशन हम देंगे सोसाइटी के लेवल के बराबर। और लर्निंग वाया एक्टिविटी करनी चाहिए हमें। जैसे कि आगे हम देखते हैं कि वर्धा में एक कमेटी या मीटिंग बैठाई जाती है, जिसके द्वारा वर्धा स्कीम 1937 में कुछ राय दिया जाता है। इसमें कहा जाता है कि 1 से 7 साल तक या 1 क्लास से 7 साल तक फ्री कंपलसरी मदर टंग में एजुकेशन दिए जाना चाहिए। और बेसिक क्राफ्ट जैसे लर्निंग थ्रू एक्टिविटी के द्वारा सेल्फ सफिशिएंट सिस्टम जैसे सिस्टमों का हमें आगे बढ़ाना चाहिए, जिसमें बच्चे अपने से ही सेल्फ सफिशिएंट सिस्टम, अपने से ही क्राफ्ट बनाएं। और चिकन जो कारीगरी थी वो बनाया जाता था, सॉल वगैरह वो बनाएं और खुद से ही अपना जीवन यापन करें। इसके बाद कहा गया कि जाकिर हुसैन कमेटी 1938 में गठन किया गया, इसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए, जो कि कांग्रेस के हरिपुर सेशन के बाद इम्प्लीमेंट आया। अगर हम देखें कि सार्जेंट प्लान के बारे में, तो वो 1944 में हुआ था। और उसके बाद एक आता है राधा कृष्ण मिशन। और सार्जेंट प्लान के बारे में अगर कहें तो सर जोसेफ सार्जेंट, एजुकेशन एडवाइज़र ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो थे, इन्होंने कुछ रिकमेंडेशन किए थे। इन्होंने कहा था कि स्कूल्स एंड हाई स्कूल होते हैं ना, इनका गठन तेज़ी से होना चाहिए। और हम देखें कि 6 से लेकर 11 साल तक एकदम कंपलसरी एंड फ्री एजुकेशन देने की बात कही गई थी। उसके बाद 6 साल 11 से 17 साल तक आगे की एजुकेशन की बात कही गई थी। उसके बाद कहा गया कि थोड़ा देर ब्रेक लेते हैं।